पाइथागोरस थ्योरम, फ्लुएंट इंग्लिश और इंसेप्शन मूवी, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो ज्यादातर इंडियंस को पहली बार में समझ नहीं आती। हाल ही में टीनेट नाम से एक ऐसी ही मूवी रिलीज हुई है और ज्यादातर लोगों को ये मूवी पहली बार में समझ नहीं आई। चाहे आप ये मूवी पहले ही देख चुके हैं या सिर्फ स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल पर आए हैं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम मूवी की स्टोरी के साथ साथ मूवी में उठने वाले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर भी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बतानी जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस मूवी के हीरो का मूवी में कोई भी नाम नहीं बताया गया, उसे पैराडॉक्स कहकर बुलाया जाता है, इसीलिए हम उसे पैराडॉक्स ना बुलाकर जॉन कहकर बुलाएंगे। और दूसरी, इस मूवी में रखे गए टाइम के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। इस मूवी में टाइम से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट्स को रखा गया है। नंबर 1, टाइम ट्रेवल यानी कि फ्यूचर और पास्ट में जाना, जिसे कि काफी सारी मूवीज में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट है टाइम इन्वर्ट का। यही कॉन्सेप्ट इस मूवी को बाकी मूवी से अलग बनाता है। मूवी में दिखाया गया है कि भविष्य में एक ऐसी मशीन बना ली गई है जिसकी मदद से किसी भी वस्तु या इंसान को इन्वर्ट किया जा सकता है। यानी कि अगर फ्यूचर से किसी भी वस्तु या इंसान को इन्वर्ट करके पास्ट में भेजेंगे तो वो वस्तु या इंसान रिवर्स में बिहेव करेगा। जैसे कि अगर अभी रात के 8 बजे हो और आपको अभी से रिवर्स करके 7 बजे तक भेजा गया, तो आपके आसपास होने वाली सभी घटनाएं रिवर्स में घटना शुरू हो जाएंगी और पास्ट की दुनिया को भी आपकी सभी हरकतें उल्टी दिखाई देंगी। एज वेल एज आपको ये भी पता रहेगा कि 7 बजने तक क्या क्या होने वाला है। एक और बात जो अभी क्लियर करनी जरूरी है वो ये है कि अगर आपको रिवर्स करके भेजा जाता है तो आपके पास्ट का वजूद भी पास्ट की दुनिया में मौजूद रहेगा। इसके अलावा फ्यूचर से आए हुए इंसान को पास्ट में जाने से पहले एक ऑक्सीजन मास्क पहनकर जाना होगा, क्योंकि अगर कोई इंसान बिना ऑक्सीजन मास्क लगाए पास्ट की दुनिया में रिवर्स गया तो पास्ट की दुनिया से ऑक्सीजन लेने की बजाय वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेगा, जो कि फ्यूचर के आए हुए इंसान के लिए जानलेवा सिचुएशन होगी। इसी तरह से अगर पिस्तौल की कोई गोली को इन्वर्ट करके पास्ट में भेजा गया तो वो गोली पास्ट की दुनिया के लिए उल्टा काम करेगी। जैसे कि अगर हम गोली को दीवार की तरफ शूट करेंगे तो वो गोली चलने की बजाय वापस से गन में आ जाएगी। ये सब चीजें आपको स्टोरी के साथ साथ ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कंफ्यूजन से भरी इस मूवी की सिंपल एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हम रशिया के ओपेरा हाउस का सीन देखते हैं, जहां कुछ टेररिस्ट ने ओपेरा हाउस में मौजूद लोगों को बंदी बनाया हुआ है। एक्चुअल में ये टेररिस्ट यहां किसी चीज को ढूंढने के मकसद से आए हैं और उसी खास चीज को हासिल करने के लिए जॉन नाम के एक CIA एजेंट और उसकी टीम को भी इस मिशन पर भेजा गया है। कुछ देर बाद ही जॉन और टेररिस्ट में गोलीबारी स्टार्ट होती है। जॉन यहाँ वो चीज हासिल कर लेता है जिसे लेने के लिए उसे भेजा गया था। देखने से ये किसी तरह के कैप्सूल के जैसा लगता है। ऐसा लगता है मानो ये किसी मशीन का पार्ट हो। लेकिन जॉन के वहां से निकलने से पहले ही कोई इंसान उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि कोई अजनबी इन्वर्टेड गोली से जॉन की जान बचा लेता है। जॉन उस बचाने वाले का चेहरा तो नहीं देख पाता, लेकिन उसे उस इंसान के बैग पर एक रेड कलर का धागा दिखाई देता है। अब ये व्यक्ति कौन था, इसके बारे में हमें मूवी के एंड में पता लगेगा। सीन यहीं कट होता है और आगे हमें पता लगता है कि जॉन और उसकी टीम को पकड़ लिया गया है। सामने खड़ा टेररिस्ट जॉन से काफी सवाल पूछता है, लेकिन जॉन उसके सवालों का जवाब देने की बजाय जहरीली पिल खाकर मरना पसंद करता है। अगले सीन में जॉन की आंखें हॉस्पिटल बेड पर खुलती हैं, जहां एक आदमी जॉन से मिलने के लिए आया था। वो बताता है कि जो पिल उसने खाई थी वो नकली थी। वो पिल एक्चुअल में उसकी ईमानदारी को चेक करने का एक टेस्ट था, लेकिन उसे ये भी समझ आता है कि वो अपने मिशन में फेल हो गया था। रशियन टेररिस्ट वो कैप्सूल ले जाने में कामयाब हो चुके थे। आगे वही आदमी जॉन को एक मिशन के बारे में बताता है और उसकी बातों से हमें समझ आता है कि इस मिशन पर पूरी दुनिया की जिंदगी दांव पर लगी है। वो कहता है कि मेरे पास तुम्हें बताने के लिए सिर्फ एक वर्ड है, टीनेट, और ये बताकर वो वहां से निकल जाता है। आगे हम एक बिल्डिंग का सीन देखते हैं, जहां जॉन की मुलाकात एक फीमेल साइंटिस्ट से होती है। यहाँ जॉन उस साइंटिस्ट से पूछता है कि हम लोग क्या
क्या करते हैं, लेकिन वो कहती है कि क्या करते हैं नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए कैसे करते हैं। लेकिन जॉन फिर से पूछता है कि मुझे भी खतरे का अंदाजा होना चाहिए कि हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट जवाब देती है कि शायद हम वर्ल्ड वार 3 रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये परमाणु प्रलय से भी ज्यादा खतरनाक है। आगे वो साइंटिस्ट जॉन को एक कमरे में ले जाती है जहां वो उसे एक खाली गन पकड़ाती है और सामने दीवार पर शूट करने को कहती है, लेकिन जॉन कहता है ये तो खाली है। फिर भी साइंटिस्ट उसे एम लगाने को कहती है और जब जॉन दीवार पर शूट करता है तो उसे काफी अजीब लगता है और वो ये देखकर भी हैरान होता है कि अब गन में एक गोली आ चुकी थी। जॉन को ये सब कुछ काफी अजीब लग रहा था। यहाँ साइंटिस्ट टेबल पर 2 बुलेट्स रखती है और जॉन को बताती है कि इनमें से एक बुलेट हमारी दुनिया के अकॉर्डिंग यानी कि नॉर्मल काम कर रही है, वहीं दूसरी वक्त के साथ उल्टी चल रही है, यानी कि दूसरी बुलेट इन्वर्टेड है। वो साइंटिस्ट इन्वर्टेड बुलेट को बिना हाथ लगाए उठा लेती है। वो बताती है कि मैंने इसे उठाया नहीं है, बल्कि मैंने इसे गिराया था, लेकिन बुलेट इन्वर्टेड है इसीलिए ये ऐसा बिहेव कर रही है। ऐसे ही वो लेडी जॉन को हथियारों के कुछ और इन्वर्टेड टुकड़े भी दिखाती है। इन्वर्टेड बुलेट की बनावट देखकर जॉन को समझ आता है कि ये बुलेट इंडिया में बनाई गई है। ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जॉन इंडिया जाने का प्लान बनाता है और इंडिया पहुंचकर उसे संजय सिंह नाम के एक आर्म्स डीलर के बारे में पता लगता है। संजय सिंह तक पहुंचने के लिए जॉन नील नाम के एक व्यक्ति से मिलता है। जॉन नील से पहली बार मिल रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे जॉन की फेवरेट ड्रिंक के बारे में भी पहले से ही पता था। अब वो जॉन की पसंद के बारे में कैसे जानता था, इसके बारे में भी हमें आगे पता लगेगा। आगे ये दोनों रात के अंधेरे में संजय सिंह के घर में घुसपैठ करते हैं और सिक्योरिटी को खत्म करने के बाद जॉन संजय को गन पॉइंट पर ले लेता है और यहाँ एंट्री होती है डिंपल कपाड़िया की, यानी कि संजय सिंह की वाइफ प्रिया की। एक्चुअल में वही आर्म्स डीलर है। प्रिया जॉन को रशियन आर्म्स डीलर सैटर के बारे में बताती है। वो बताती है कि जब मैंने बुलेट बेचे वो बिल्कुल नॉर्मल थे। इन्हें समझ आता है कि सैटर ही वो इंसान है जो ऐसे इन्वर्टेड हथियार बना रहा है। प्रिया भी ये पता लगाना चाहती थी कि आखिर वो ये सब कैसे कर रहा है, इसीलिए वो जॉन को माइकल नाम के एक आदमी का कांटेक्ट देती है जो सैटर तक पहुंचने में उसकी मदद कर सकता था। और माइकल से बातचीत करने पर जॉन को सैटर की वाइफ कैट के बारे में पता लगता है। माइकल जॉन को एक नकली पेंटिंग देते हुए कहता है कि सैटर की वाइफ नकली पेंटिंग्स में डील करती है, तुम इस पेंटिंग के बहाने उससे मिल सकते हो। लेकिन जब जॉन कैट से मिलता है तो उसे समझ आता है कि कैट ने अपने ही पति को एक नकली पेंटिंग $9 मिलियन में बेच दी थी और उसी नकली पेंटिंग को लेकर सैटर आज भी कैट को ब्लैकमेल कर रहा है। कैट सैटर से अलग होना चाहती है, लेकिन सैटर नहीं चाहता कि वो उसे डाइवोर्स दे। अगर कैट ने अपनी मनमर्जी की तो सैटर उसे नकली पेंटिंग बेचने के जुर्म में जेल भी भिजवा सकता है। उसी पेंटिंग की वजह से सैटर उसे कंट्रोल कर रहा था। कैट उसे अपने बेटे के बारे में भी बताती है जो कि अभी भी सैटर के पास ही है। आगे कैट ये भी बताती है कि वियतनाम में वेकेशन के दौरान सैटर ने मुझे एक ऑफर दिया था। उसने कहा कि अगर मैं अपने बेटे से कभी ना मिलने का प्रॉमिस करूं तो वो मुझे आजाद कर देगा, लेकिन मैंने उसका ऑफर ठुकरा दिया और कुछ देर के लिए अपने बेटे के साथ घूमने बोट पर चली गई। लेकिन जब मैं लौटी तो मैंने किसी दूसरी औरत को बोट से कूदते हुए देखा और सैटर भी वहां से गायब था। कैट को समझ आता है कि सैटर का किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा था। ये इंसिडेंट भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आखिर वो दूसरी औरत कौन थी और सैटर उस दिन कहाँ गायब हो गया था, इसका सीक्रेट भी आगे रिवील होगा। ये सब कुछ जानने के बाद जॉन कैट को ये ऑफर देता है कि अगर तुम मुझे अपने पति से मिलवाने का प्रॉमिस करो तो मैं तुम्हारे लिए वो पेंटिंग चुरा लूंगा जिसे वो तुम्हारे खिलाफ सबूत के तौर पर यूज कर सकता है और तुम उसके चंगुल से आजाद हो जाओगी। तभी वहाँ पर अचानक से कुछ आदमी आ जाते हैं। एक्चुअल में ये सैटर के ही आदमी थे, क्योंकि सैटर अपनी वाइफ पर नजर रखे हुए था, इसीलिए वो उसके पास किसी भी आदमी को नहीं आने देता। और कैट के वहां से निकलने के बाद इनके बीच में हाथापाई स्टार्ट होती है, लेकिन जॉन अकेले ही उन सब की धुलाई कर देता है और अगले दिन फिर से वो कैट से मिलने के लिए आता है। कैट उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और उसे पेंटिंग के बारे में बताती है। वो पेंटिंग एक्चुअल में एक एयरपोर्ट के सीक्रेट वार्ड में छुपाई गई थी और वहाँ की सिक्योरिटी भी काफी टाइट थी। तो जॉन नील
के साथ मिलकर एक प्लेन को एयरपोर्ट की बिल्डिंग से क्रैश कराने का प्लान बनाता है ताकि पेंटिंग वाले वार्ड की सिक्योरिटी का ध्यान कुछ टाइम के लिए हट जाए और उन्हें पेंटिंग चुराने का टाइम मिल जाए। सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था और वो जैसे ही पेंटिंग के करीब पहुंचते हैं तभी दो मास्क पहने हुए इंसान किसी तरह के पोर्टल से बाहर आते हैं और इन दोनों पर हमला कर देते हैं। फाइट के दौरान ही नील को मास्क पहने हुए आदमी का चेहरा दिखाई देता है, लेकिन ऑडियंस को ये रिवील नहीं किया जाता कि नील ने इस सीन में किसे देखा। हम देखते हैं कि जॉन पर जिस आदमी ने हमला किया था वो जॉन के गन पॉइंट पर था, लेकिन नील उस मास्क्ड मैन की जान बचा लेता है, जिस कारण से वो मास्क्ड मैन वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और जॉन के हाथ वो पेंटिंग नहीं लगती क्योंकि वो पेंटिंग वहां पर थी ही नहीं। यहाँ भी हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस उठते हैं, जैसे कि ये दोनों मास्क पहने हुए इंसान कौन थे, नील ने किसका चेहरा देखा था और उसने मास्क्ड मैन की जान क्यों बचाई। इसके अलावा सैटर को कैसे पता था कि कोई वहां से पेंटिंग को चुराने वाला है। सस्पेंस को बरकरार रखते हुए मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती है और प्रिया से मिलने पर जॉन को पता लगता है कि जिस डिवाइस में से वो आदमी निकला था वो एक तरह का टर्नस्टाइल था, यानी कि घूमने वाला दरवाजा। उसी की मदद से सैटर लोगों को पलटा सकता है। प्रिया यहाँ ये भी बताती है कि जिन दो आदमियों ने तुम पर हमला किया वो एक्चुअल में एक ही इंसान था, एक वक्त के साथ सीधा चल रहा था यानी कि नॉर्मल था और दूसरा इन्वर्टेड। यहाँ जॉन सैटर को खत्म करने के बारे में सोचता है, लेकिन प्रिया कहती है कि जब तक हमें उसके पूरे प्लान का पता नहीं लग जाता तब तक उसका जिंदा रहना जरूरी है। अगर वो मारा गया तो हमें कभी भी पता नहीं लग पाएगा कि वो फ्यूचर से कैसे कांटेक्ट कर पा रहा है। प्रिया बताती है कि रशिया के ओपेरा हाउस में हुए हमले के पीछे भी सैटर का ही हाथ था। वो प्लूटोनियम 241 के पीछे पड़ा है। अभी तक प्लूटोनियम सैटर के हाथ नहीं लगा। वो प्लूटोनियम इस वक्त यूक्रेनियन सिक्योरिटी सर्विसेज के पास है और तुम्हें वो हासिल करना होगा। इसके बाद सैटर तक पहुंचने के लिए जॉन फिर से कैट से मिलता है। वो कैट से झूठ बोलता है कि उसने पेंटिंग को ठिकाने लगा दिया, इसीलिए अब शर्त के अकॉर्डिंग वो उसे सैटर से मिलवा देती है। यहाँ कैट उसे अपना एक नया दोस्त बताकर सैटर से इंट्रोड्यूस करवाती है। डिनर के दौरान ही सैटर अपने आदमियों से जॉन को मारने के लिए कहता है, लेकिन तभी जॉन ओपेरा हाउस का नाम ले लेता है और ये सुनकर सैटर अपने आदमियों को रुकने का इशारा करता है और इसी बारे में और बातचीत करने के लिए सैटर उसे सुबह 8 बजे अपने डॉक पर बुलाता है। अगले दिन जॉन के आने से पहले सैटर जब कैट से बातें कर रहा था तो उसे कैट में आज अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, क्योंकि कैट को लग रहा था कि अब वो सैटर के चंगुल से आजाद हो चुकी है। तभी सैटर कैट को वही पेंटिंग दिखाता है जो कैट ने उसे बेची थी। ये देखकर कैट काफी घबरा जाती है और उसे समझ आता है कि अभी भी वो सैटर के चंगुल से आजाद नहीं हुई। आगे हम देखते हैं कि सैटर, कैट और जॉन एक ही बोट पर सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ जॉन और सैटर आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी कैट अपने हस्बैंड को बोट से धक्का दे देती है, लेकिन जॉन उसकी जान बचा लेता है क्योंकि उसके मिशन के लिए सैटर का जिंदा रहना जरूरी था। अगले सीन में कैट जॉन पर काफी गुस्सा करती है क्योंकि उसकी पेंटिंग को ठिकाने लगाने वाली बात एक झूठ थी और तो और उसने अभी सैटर को मरने से भी बचाया था। यहाँ जॉन बताता है कि सैटर की जिंदगी के साथ हम सभी लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी है। इस मिशन के लिए मेरा उससे मिलना और उसका जिंदा रहना जरूरी था। आगे हमें सैटर की हिस्ट्री के बारे में भी पता लगता है। हमें समझ आता है कि जब वो अबेंडन सोवियत न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम करता था तब उसे वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ सोना भी मिला था और यहीं से फ्यूचर के लोगों ने उसके साथ कांटेक्ट करना स्टार्ट किया। इसी शिप में रात के समय एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है और जॉन जब छुपकर ये सब देख रहा था तो उसे पता लगता है कि हेलीकॉप्टर में से इन्वर्टेड सोना सैटर के पास आया है और हम समझ पाते हैं कि फ्यूचर के लोग अभी भी सैटर के साथ कांटेक्ट बनाए हुए हैं और उसके काम के लिए उसे अभी भी पेमेंट कर रहे हैं। इसके बाद जॉन सैटर के लिए प्लूटोनियम 241 हासिल करने के लिए जाता है और इसके बदले में जॉन कैट को आजाद करने की मांग रखता है। आगे हम देखते हैं कि जॉन नील की मदद से प्लूटोनियम
प्लूटोनियम 241 हासिल करने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन वो हासिल करने के बाद जॉन को समझ आता है कि एक्चुअल में ये प्लूटोनियम ना होकर किसी बड़ी डिवाइस का एक पार्ट है। ये कुछ वैसा ही डिवाइस था जो जॉन ने ओपेरा हाउस में देखा था, लेकिन ये क्या था अभी तक जॉन को इस बारे में पता नहीं लग पाता। तभी सैटर और उसके आदमी वहाँ पर डिवाइस लेने के लिए आ जाते हैं। यहाँ सैटर ने एक ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था, जिसे देखकर हमें समझ आता है कि वो एक्चुअल में इन्वर्टेड सैटर है, और इन्वर्टेड सैटर कैट को गन पॉइंट पर रखकर जॉन से वो डिवाइस छीन लेता है। और डिवाइस मिलने के बाद सैटर कैट को चलती गाड़ी में ही छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। किसी तरह से जॉन कैट की जान बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तब तक सैटर के आदमी जॉन और कैट को फिर से अपने कब्जे में ले लेते हैं। अब सैटर के आदमी इनको इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि जॉन ने सैटर को खाली डब्बा ही पकड़ा दिया था और उसमें मौजूद डिवाइस को कहीं गायब कर दिया था। अब जॉन को ये लोग एक ऐसी जगह पर लाते हैं जहां फिर से हमें एक घूमने वाला दरवाजा दिखाई देता है। इस जगह पर टाइम इफेक्ट को समझने के लिए दो कलर्स का यूज किया गया है। ब्लू जोन में हम इन्वर्टेड सैटर और इन्वर्टेड कैट को देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ रेड जोन में सैटर के आदमी जॉन को पकड़े हुए हैं, यानी कि रेड जोन के लोग नॉर्मल हैं। यहाँ इन्वर्टेड सैटर जॉन से पूछता है वो डिवाइस उस बॉक्स में नहीं था, तुमने उसे कहाँ छिपाया? लेकिन जॉन उस बारे में कुछ नहीं बताता, इसीलिए इन्वर्टेड सैटर इन्वर्टेड कैट को इन्वर्टेड गोली मार देता है। ये सब देखकर जॉन बताता है कि वो डिवाइस ब्लू कलर की BMW में है, और ये सुनकर इन्वर्टेड सैटर वहाँ से निकल जाता है। कुछ सेकंड्स बाद ही नील के साथ इविस नाम के एक एजेंट की एंट्री होती है, जो कि जॉन को सैटर के चंगुल से आजाद करवाता है। नील बताता है कि इविस फ्यूचर से है और ये भी टीनेट मिशन को कंप्लीट करने में हमारी मदद करेगा। लेकिन यहाँ जॉन को नील पर शक होता है। वो पूछता है कि सैटर को हमारी हर चाल के बारे में कैसे पता लग जाता है। इविस यहाँ जॉन को बताता है कि सैटर टेम्परल पिंसर मूवमेंट का यूज कर रहा है, यानी कि वो अपनी टीम को दो हिस्सों में बांटता है। उसकी एक टीम टाइम के साथ नॉर्मल चलती है और दूसरी टीम इन्वर्टेड होती है, इसीलिए उसे आने वाली हर घटना की जानकारी पहले से हो जाती है। आगे जॉन भी उसी टर्न स्टाइल के जरिए टाइम में रिवर्स जाने का प्लान बनाता है, ताकि वो पास्ट में जाकर उस डिवाइस को कहीं और छुपा सके जो उसने BMW में छिपाया था। इसके अलावा वो कैट को भी पास्ट में रिवर्स ले जाना चाहता है, ताकि वो कैट की जान बचा सके। यहाँ मूवी में इस कॉन्सेप्ट को बताया गया है कि अगर किसी भी इंसान को रिवर्स बुलेट लगती है तो वो नॉर्मल बुलेट से भी ज्यादा खतरनाक है। इन्वर्टेड बुलेट में मौजूद रेडिएशन के कारण इंसान जल्दी मर सकता है, इसीलिए जॉन ये प्लान बनाता है कि वो टाइम में रिवर्स जाकर वो डिवाइस हासिल कर लेगा, और अगर कैट रिवर्स में जाती है तो उसे लगने वाली गोली भी उसकी बॉडी पर एक नॉर्मल बुलेट की तरह काम करेगी, जिससे कैट की जान बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये लोग टाइम में रिवर्स चले तो जाएंगे, लेकिन वापस से नॉर्मल कैसे होंगे। यहाँ जॉन को आइडिया आता है कि हम लोग एयरपोर्ट पर मौजूद टर्न स्टाइल से वापस आ सकते हैं। ये लोग वापस आने के लिए उसी दिन को चुनते हैं जिस दिन इन्होंने सैटर की पेंटिंग चुराने की कोशिश की थी, क्योंकि उस दिन वहाँ की सिक्योरिटी का ध्यान प्लेन एक्सीडेंट पर था। पास्ट में जाने से पहले जॉन को कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि अगर रिवर्स में टाइम ट्रेवल करते वक्त उसे आग लगती है तो उसकी बॉडी पर वो उल्टा असर करेगी, यानी कि उसकी बॉडी पर बर्फ जम सकती है। ऐसे ही उसे ऑक्सीजन मास्क लगाकर वहां जाना होगा, क्योंकि उसकी बॉडी ऑक्सीजन इनहेल करने की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेगी। उसे ये भी बताया जाता है कि तुम्हें अपने पास्ट की बॉडी से दूर ही रहना है, अगर तुमने उसे टच किया तो क़यामत आ सकती है। एक तरफ नील और उसकी टीम कैट की जान बचाने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इन्वर्टेड जॉन उसी गाड़ी को ड्राइव करने लगता है जिसमें उसने डिवाइस को फेंका था, लेकिन वो डिवाइस को लेने में नाकामयाब हो जाता है और कुछ देर बाद इन्वर्टेड जॉन एक्सीडेंट के कारण बेहोश हो जाता है और वो डिवाइस फिर से सैटर के हाथ में चला जाता है। क्योंकि एक्सीडेंट के बाद इन्वर्टेड जॉन की गाड़ी में आग लगी थी तो उसका असर इन्वर्टेड जॉन की बॉडी पर उल्टा होता है और जॉन को ज्यादा ठंड लगने की वजह से उसे हाइपोथर्मिया हो जाता है। अगले सीन में जॉन की आंखें एक हफ्ते पहले के पास्ट में खुलती हैं, जहां कैट, नील और उसके कुछ साथी टाइम में बैकवर्ड ट्रेवल कर रहे थे। अभी भी ये लोग टाइम में रिवर्स ही चल रहे हैं। ये एयरपोर्ट का वही टाइम है जब जॉन और नील ने सैटर की नकली पेंटिंग चुराने की कोशिश की थी, और जब प्लेन का एक्सीडेंट होता है तब इन्वर्टेड जॉन एक सिक्योरिटी ड्रेस पहनकर टर्न स्टाइल से अंदर घुसता है। यहाँ उसकी लड़ाई अपने ही पास्ट के वजूद से होती है, जो कि पेंटिंग चुराने के मकसद से यहाँ आया था, और इन्वर्टेड जॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने
होने पर हमें पता लगता है कि वो पास्ट के जॉन पर बंदूक से हमला नहीं कर रहा था, बल्कि इन्वर्टेड जॉन यहाँ अपनी गन खाली कर रहा था ताकि पास्ट का जॉन उसे ना मार सके। और उसी टर्नस्टाइल के दूसरी तरफ से वो नॉर्मल होकर बाहर निकलता है। यहाँ पास्ट का नील जब मास्क मैन का चेहरा देखता है तो वो जॉन को पाता है, इसीलिए वो पास्ट के जॉन से इन्वर्टेड जॉन की जान बचा लेता है। उसके बाद टाइम में रिवर्स चल रहा नील भी कैट के साथ प्रेजेंट में वापस आ जाता है और हम समझ पाते हैं कि कैट की जान बच गई। प्रेजेंट में आने के बाद जॉन फिर से प्रिया से मुलाकात करता है और प्रिया उसे बताती है कि डिवाइस 241 एक्चुअल में एक एल्गोरिदम का हिस्सा है। ऐसे टोटल 9 पार्ट्स हैं और इन सबको मिलकर एल्गोरिदम बनता है। और 241 मिलने के बाद 9 के 9 पार्ट सैटर के हाथ में हैं। वो चाहे तो कभी भी दुनिया का खात्मा कर सकता है, लेकिन सैटर दुनिया को खत्म क्यों करना चाहेगा, अभी भी ये एक सवाल बना हुआ था। अगले सीन में कैट जॉन और नील को बताती है कि सैटर को कैंसर की बीमारी है और उसका मानना है कि अगर कोई भी चीज उसकी नहीं हुई तो वो किसी की नहीं हो सकती, इसीलिए वो पूरी दुनिया को भी खत्म कर सकता है। और कैट की बताई गई बातों से जॉन को समझ आता है कि एल्गोरिदम तब स्टार्ट होगा जब सैटर के दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, क्योंकि वो एल्गोरिदम सैटर की स्मार्ट बात से कनेक्टेड है। उन्हें समझ आता है कि 10 दिन पहले सैटर वियतनाम में कैट के साथ वेकेशन मना रहा था। उस वक्त वो सबसे ज्यादा खुश था, यानी कि सैटर 10 दिन पहले पास्ट में जाकर सुसाइड करने वाला है। तभी जॉन को भी 10 दिन पहले हुए स्टाल्क्स 12 एक्सप्लोजन के बारे में याद आता है। सर माइकल नाम के आदमी से उसे ये इंफॉर्मेशन मिली थी। जॉन को समझ में आ गया था कि एल्गोरिदम उसी जगह पर है जहां विस्फोट हुआ था। यहाँ जॉन कैट को बताता है कि तुम्हें पास्ट में जाकर फ्यूचर से गए हुए सैटर को सुसाइड करने से तब तक रोकना होगा जब तक हम यहाँ से एल्गोरिदम के पार्ट्स को अलग नहीं कर देते। ये सब कुछ जॉन प्रिया के दिए गए डिवाइसेस की मदद से करने वाला था। एक तरफ फ्यूचर की कैट पास्ट में गए हुए फ्यूचर के सैटर को सुसाइड करने से रोकने वाली थी, वहीं दूसरी तरफ जॉन और उसकी टीम टाइम में उल्टा जाकर एल्गोरिदम के पार्ट्स हासिल करने वाले थे। जाने से पहले जॉन कैट को एक फोन देते हुए कहता है, अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि तुम सेफ नहीं हो तो एक मैसेज छोड़ देना। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्यूचर की कैट 10 दिन पहले के समय में पहुंच जाती है और दूर से सैटर पर नजर रखना शुरू करती है। दूसरी तरफ एविस अपने साथियों की टीम को 2 भागों में बांटता है। एक होती है ब्लू टीम जो कि टाइम में उल्टा जाने वाली है और इसी टीम में नील भी शामिल है, और दूसरी होती है रेड टीम जो कि टाइम के साथ सीधा ट्रैवल करेगी। रेड टीम को जॉन गाइड करने वाला है। हम समझ पाते हैं कि जॉन और कैट फोन पर आपस में बातें कर सकते हैं और जब जॉन एल्गोरिदम को लेने में कामयाब हो जाएगा तब फ्यूचर से गई हुई कैट फ्यूचर के सैटर को मार देगी। कैट देखती है कि पास्ट का सैटर हेलीकॉप्टर से कहीं जा चुका है और पास्ट की कैट भी अपने बेटे को बोट पर घुमाने के लिए निकल चुकी थी। तब मौका देखकर वो शिप में एंटर करती है। तब तक फ्यूचर से गया हुआ सैटर भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन फ्यूचर सैटर उसे पास्ट की कैट ही समझता है और ये दोनों आपस में ऐसे ही बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ जॉन और उसका साथी किसी तरह से एल्गोरिदम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन एंड में जाकर जॉन को अपने सामने एक लोहे का दरवाजा दिखाई देता है जिसके दूसरी तरफ सैटर का एक आदमी खड़ा था और उसी के पास एक ब्लू टीम मेंबर की लाश भी पड़ी थी। जैसे ही सैटर का आदमी जॉन को मारने वाला था तभी जमीन पर पड़ी लाश जिंदा होकर उसके सामने आ जाती है और जॉन की जान बच जाती है और वही ब्लू टीम मेंबर लोहे का गेट खोलकर वापस रिवर्स में चला जाता है और अब जॉन सैटर के आदमी को मारकर उससे वो एल्गोरिदम भी ले लेता है। दूसरी तरफ वियतनाम में फ्यूचर कैट फ्यूचर सैटर को मारकर पानी में गिरा देती है और खुद भी पानी में कूदकर अपनी बोट की तरफ जाने लगती है। यहाँ पास्ट वाली कैट फ्यूचर की कैट को पानी में कूदते हुए देख लेती है, लेकिन वो उसका फेस नहीं देख पाती और ये एक्चुअल में वही सीन था जब कैट ने अपनी शिप पर किसी दूसरी औरत को देखा था और उसे लगा था कि उसके पति का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। एक्चुअल में उसने अपने ही फ्यूचर रूप को देखा था और जब कैट अपने बेटे के साथ घूमने गई थी तब सैटर कहीं गायब नहीं हुआ था, बल्कि वो पहले से किसी काम से हेलीकॉप्टर में निकल चुका था। दूसरी तरफ एल्गोरिदम मिलने के बाद जॉन, नील और एविस उसके 3 हिस्से करते हैं और उन तीनों पार्ट्स को अलग अलग जगह छुपाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ नील अपना हिस्सा जॉन को दे देता है और उसे बताता है कि हम लोग फ्यूचर में काफी अच्छे दोस्त हैं। नील जॉन को ये भी बताता है कि तुम ही टीनेट मिशन के लीडर हो और तुमने ही मुझे ये मिशन को कंप्लीट करने के लिए हायर किया था। अब जाकर हमें समझ आता है कि नील को पहली मुलाकात से ही
जॉन की फेवरेट ड्रिंक के बारे में कैसे पता था। इसके बाद नील फिर से टर्नस्टाइल की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर जॉन थोड़ा हैरान होता है कि आखिर नील वापस से टर्नस्टाइल में क्यों जा रहा है। यहाँ जॉन को नील के बैग से लगा लाल धागा देखकर समझ आता है कि वो नील ही था जिसने ओपेरा हाउस में जॉन की जान बचाई थी। इसके अलावा एल्गोरिदम को हासिल करते वक्त भी उसने सेटर के आदमी से उसकी जान बचाई और खुद मारा गया। जॉन समझ जाता है कि नील की कुर्बानी की वजह से ही ये एल्गोरिदम हासिल हो पाया है, यानी कि नील अब मरने वाला था। सीन यहाँ कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिया कैट को मारने वाली थी, क्योंकि उसे लगता है कि कैट टीनेट मिशन के बारे में कुछ ज्यादा ही जानती है। लेकिन कैट को जब इस बात का अंदाजा होता है कि उसकी जान खतरे में है, तब वो अपने फोन से जॉन को कॉल लगाती है। मैसेज मिलने पर फ्यूचर जॉन टाइम ट्रैवल करके प्रेजेंट में आता है और प्रिया को मार डालता है। और मूवी के एंड में हमें समझ आता है कि टीनेट मिशन का असली मास्टरमाइंड फ्यूचर जॉन ही था, लेकिन उसने ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट के जॉन से भी छिपाई थी। और इसी सरप्राइज के साथ मूवी खत्म होती है।